गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपकी 10th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जाति धर्म और लैंगिक मसले। बेटा टॉपिक की हेडिंग देखो, क्या कह रहा है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लैंगिक मसले होते हैं बेटा, स्त्री और पुरुष में किस प्रकार। ये जो चैप्टर है बेटा, ये प्राचीन विचारधारा और वर्तमान विचारधाराओं पर आधारित है कि प्राचीन विचारधाराओं में लोगों की स्त्रियों के प्रति क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। जैसे प्राचीन स्थिति में क्या होता था, स्त्रियों को घर के कामों के अंदर ही रखा जाता था कि स्त्रियां केवल घर के काम तक ही सीमित है, यानी बाहर का काम वो नहीं कर सकती। बाहर जाने आने पर उसको भेदभाव था, रोक टोक थी कि वो बाहर नहीं जा सकती, घूंघट प्रथा में उसको रहना है ना। प्राचीन जो रीति रिवाजों में आपने पढ़ा होगा, बहुत से ऐसी जो प्रथाएं थी, दहेज प्रथा थी, दास प्रथाएं थी, ये कितनी स्त्रियों के लिए थी, है ना। सती प्रथाएं थी कि अगर पति एक्सपायर हो जाए तो पत्नी को उसके साथ सती होना है। तो मतलब ये जो चेंजेस है कि लैंगिक मसले यानी प्राचीन विचारधारा और वर्तमान विचारधाराओं में स्त्रियों की स्थिति में क्या क्या सुधार आए और क्या क्या चेंजेस आए। देखो एक इस टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण आपके 4 पॉइंट है, लैंगिक विभाजन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है बेटा, समाज में महिलाओं की स्थिति, यानी सोसाइटी के अंदर जिस समाज में हम रहते हैं उसमें आज महिलाओं की क्या स्थिति थी, पहले क्या थी और वर्तमान में क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकती है। उसके बाद देखो नारीवाद क्या होता है, 4th पॉइंट हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सांप्रदायिकता, फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे बेटा धर्मनिरपेक्षता। तो देखो एक एक पर हम डिस्कस करते हैं। लैंगिक विभाजन क्या होता है, जिसमें क्या होता है समाज के अंतर्गत स्त्री और पुरुष में क्या होता है बेटा, असमानता देखने को मिलती है। इस टॉपिक की हेडिंग को छोड़ो, पहले आप इसके बारे में थोड़ा समझो। जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी धर्म के आधार पर हमारे समाज में क्या हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं। यानी ऊंची जाति के लोगों को तो हम क्या करते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट भी देख लो, किसी भी पहले ही होता था, अब नहीं होता है। अब हमारी संसद ने क्या किया, एक आर्टिकल लागू किया धर्मनिरपेक्षता। तो आर्टिकल में संसद के अंतर्गत बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता यानी किसी भी संसद के लोगों के लिए एक ही धर्म होगा और वो एक ही धर्म मतलब उनका खुद का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सभी धर्मों को समाज में या संसद के अंतर्गत हमारी पॉलिटिक्स के अंदर सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त होगी। पहले क्या होता था, जैसे कोई ऊपर कास्ट के लोग हैं उनको क्या किया जाता था, ज्यादा मान्यता दी जाती थी। हरिजन है, छोटी जो नीच कास्ट है, खैर अभी नहीं है ऐसा, पहले ऐसा होता था, उनको क्या किया जाता, भेदभाव किया जाता था बेटा। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनरेशन चेंज हुई, क्योंकि उन लोगों के साथ हमको क्या करना चाहिए बेटा, भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे जैसे क्या है, एक इंसान है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी विचारधाराओं में क्या आया बेटा, चेंजेस आया। और उस समय महिलाओं की स्थिति बेटा, प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत दर्दनाक, बहुत खराब थी। उनकी स्थिति केवल महिलाओं की स्थिति घर तक ही रहकर सीमित हो गई थी, ठीक है। महिलाओं को केवल घर तक ही माना जाता था कि घर के काम काज, रोटी सब्जी बना सकती है, महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आपके जब ये टॉपिक पढ़ते हो तो प्राचीन विचारधारा और वर्तमान विचारधारा में लिखोगे। वर्तमान कंडीशन में आप क्या देखते हो कि जितने साक्षर पुरुष नहीं है, उससे ज्यादा क्या है बेटा, महिलाएं साक्षर देखने को मिलती है। आपको महिलाएं आपको हर फील्ड में मिलेगी। यहाँ तक कि आप देख लो, अभी पायलट के अंदर देख लो आप, या फिर अभी तक गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कर दिया कि इंडियन आर्मी के अंदर भी महिलाओं की भर्ती ज्यादा की जाती है। देखो आप, तो महिलाओं की वर्तमान में स्थिति बेटा बहुत अच्छी मानी जाती है। देखो सेकंड आता है नारीवाद, फिर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। एक एक के ऊपर डिस्कस करते बेटा। एक होता है नारीवादी समूह, आपसे प्रश्न पुट किया जाता है, नारीवादी समूह क्या होता है, ऐसे समूह जो स्त्री या पुरुष दोनों के समान अवसरों एवं
देख लो, इंडिया के अंदर देख लो आप, राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया, है ना, इंडिया के अंदर देख लो आप सरोजिनी नायडू। तो ऐसी क्या बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है बेटा जो पुरुषों से भी ज्यादा आगे राजनीति में अपने कदम उठा चुकी है, यानी जो वर्तमान की स्थिति है। तो जो क्या है, हम पढ़ रहे थे नारीवादी समूह। तो ऐसा समूह जो स्त्री या पुरुष को दोनों क्या क्या करता है बेटा, समान अवसर देते हैं, यानी जो पुरुष को जो राइट है वही समाज में स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। वो जो समूह होता है बेटा उसे कहते हैं नारीवादी समूह। अब देखो हमारी इस स्थिति से, यानी जो पहले जो महिलाओं की स्थिति इतनी वीक थी पढ़ने में, साक्षरता दर में, कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों से काफी निम्न थी, यानी पुरुषों को मेन माना जाता था, जबकि महिलाओं की स्थिति क्या थी बेटा, निम्न थी, पढ़ने के मामले में निम्न थी, पॉलिटिक्स के मामले में निम्न थी, उनको केवल घरेलू कामकाज में ही रखा जाता था। अब देखो क्या है साक्षरता दर। अब देखो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, जिसको बोलते हैं बेटा लिटरेसी रेट, 64.60% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। कहने का मतलब देखो साक्षरता दर में भी इतना डिफरेंट है। साक्षरता होती है बेटा किसी देश की वहां पर पढ़ने लिखने वाली स्त्रियों की संख्या, ठीक है। जैसे एक होता है बेटा लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना, आप क्या लिखोगे, 1940, 940, यानी लिंगानुपात में आप डेफिनेशन क्या लिखते हो बेटा, प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी जितने 1000 पुरुष के अंदर हमारे इंडिया में जितने 1000 पुरुष है उसमें महिलाएं केवल 940 आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर लैंगिक इतना विभाजन किया जा रहा है। अब देखो जबकि पुरुष साक्षरता दर कितनी है बेटा, 80.9%, ठीक है। भारत में अधिकतर स्थान पर लड़कों को ही मान्यता दी जाती है, जिसके कारण यहाँ भ्रूण हत्या जैसे अपराध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या किया जाता है कि लड़के क्या होते हैं, वंश आगे बढ़ाएंगे, लड़के ही हमारे क्या करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, वही हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। मतलब हमारे पेरेंट्स की भी ऐसी धारणाएं होती है, माता पिता की भी ऐसी धारणाएं होती है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियों को तो शादी करके ससुराल जाना होता है। लेकिन बेटा ये मान्यताएं क्या होती है, प्राचीन मान्यता। लेकिन वर्तमान में क्या है, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारी लड़की लड़कों से ज्यादा सक्षम बने, वो ज्यादा आगे बढ़े और अपने देश का और अपने समाज का नाम क्या करे बेटा, रोशन करे, ठीक है बेटा। तो यह आज हमने पढ़ा लैंगिक विभाजन, समाज में महिलाओं की स्थिति। कल हम पढ़ेंगे बेटा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कल डेफिनेशन आपको लिखाई जाएगी। सांप्रदायिकता में क्या होता है बेटा, कोई भी देश या फिर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या होती है, तो आप क्या करोगे बेटा उसमें डेफिनेशन, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। जैसे कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो वो कहेगा मेरे मुस्लिम धर्म सबसे बेस्ट है अन्य धर्मों से। कोई सिख धर्म का व्यक्ति कहेगा मेरा सिख धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, ठीक है। कोई जैन धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, कोई फारसी धर्म का है। तो क्या करते हैं, जिसमें किसी एक धर्म के लोग, या फिर राजनीतिक में भी आप इसका उदाहरण ले सकते हो, किसी राजनीति के अंतर्गत कोई मुस्लिम पार्टी के खड़ा होता है, या कोई ईसाई धर्म का खड़ा होता है, या कोई मोमडन धर्म का खड़ा होता है, या फिर कोई जैन धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है राजनीति में, तो वहां के ग्रुप वाले क्या करते हैं, उसी लोगों का क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं कि नहीं ये मेरे धर्म का है, तो मुझे इसी को पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में लेके आना है, ठीक है। ये होती है सांप्रदायिकता से। अब हम कल पढ़ेंगे सांप्रदायिकता बेटा इतनी गंदी चीज होती है कि इससे दंगे फसाद तक हो सकते हैं, होंगे बिल्कुल। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि ये अपने धर्म की बात करता है, ये सभी धर्मों को नहीं मानता। ये कहता है नहीं मेरा धर्म सबसे बेस्ट है, यानी मैं मेरे धर्म के लोगों को ही पॉलिटिक्स में लाऊंगा, उसी को राजनीतिक में लाके उसी को ये अवसर दूंगा कि वो ही आगे बढ़े, हमारे देश का संचालन वही करे। तो सांप्रदायिकता कैसे दंगे फसाद फैलाती है, आगे हम पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और हमारे संसद में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या आर्टिकल बनाए हैं, कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए, ये हम इसके कल चैप्टर में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।